नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं पिथौरागढ़ में आग की खबर की। गंगोलीहाट में एक मकान में भीषण आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि रसोई गैस के सिलेंडर फटने से यह आग लगी। आग इतनी भीषण लगी थी कि लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार ही देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि आग लगने से 20 लाख का नुकसान हुआ है। इतनी भीषण आग थी जिस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं हम आपको। पूरा मकान जलकर वहां पर खाक हो गया और 20 लाख रुपए का नुकसान वहां पर हुआ है। चारों ओर सिर्फ धुएं का गुबार यहां पर देखा गया। आप देखिए इस तस्वीर को, यह हम आपको दिखा रहे हैं। धुआं ही धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट का यह मामला, जहां पर यह भीषण आग लगी, उसमें 20 लाख तक का नुकसान वहां पर हुआ है। मकान में भीषण आग लगी जिस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार दूर दूर तक साफ देखा जा सकता है। आग की लपटें पूरे मकान के अंदर से उठ रही थी। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर खाई में कार गिरी है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके को रवाना की गई है। धारचूला के नारायण आश्रम रोड की यह घटना है। खाई में कार गिरी है, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना हुई है। धारचूला के नारायण आश्रम रोड की यह घटना है। और अब आपको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हेल्थ का अपडेट देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है और लगातार स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सिटी चेस्ट स्कैन से सभी जांच भी सामान्य है। अगले 1 या 2 दिन में सीएम की दोबारा कोविड की जांच होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी डॉक्टर्स के द्वारा मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में दी गई है? देखिए अनुपम, इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री के फिजिशियन हैं NS बिष्ट, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। उनका कहना यह है कि इस समय मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको अब किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं है। बस वो फिलहाल अब उनका स्वास्थ्य और बिल्कुल बेहतर हो जाए, किसी भी तरह के पोस्ट कोविड सिम्टम्स उनके अंदर डेवलप ना हो, इसलिए वो जो फिजिशियंस हैं उनकी निगरानी में उनको एम्स में फिलहाल रखा हुआ है। अगले कुछ एक या 2 दिन के अंदर उनका फिर से कोविड टेस्ट कराया जाएगा और अगर सभी जांचें अगर सामान्य रिपोर्ट आती है तो उसके बाद उनको यहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री की तबीयत पूरी तरह ठीक है और मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ होकर बहुत जल्दी यहां से उत्तराखंड लौट जाएंगे। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पवन गौड़ हमारे संवाददाता दिल्ली से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि आदेश में कहा गया है कि संक्रमण को देखते हुए पाबंदियों पर जिला अधिकारी फैसला ले सकते हैं। जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी डीएम फैसला ले सकते हैं। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नए साल को लेकर जरूरी पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ का गंगोलीहाट बाजार कोरोना संक्रमण के चलते हफ्ते भर के लिए बंद किया गया है। नए साल के पहले दिन से 7 दिनों के लिए बाजार को पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया गया है। बीते कुछ दिनों से गंगोलीहाट और उससे सटे इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा इजाफा हुआ है। जिले के 80% मामले सिर्फ गंगोलीहाट में मिल रहे हैं। इससे पहले भी 2 दिनों के लिए गंगोलीहाट को बंद किया गया था। एक हफ्ते में गंगोलीहाट में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, तो कल से वहां पर फिर से एक तरह का बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित करते हुए बाजार बंद कराया जा रहा है। 1 हफ्ते के लिए बाजार पूरी तरह बंद कराया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही है, जहां पर प्रयागराज में हरिद्वार कुंभ को लेकर बैठक हुई है। 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की यह बैठक नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। कोरोना काल में कैसे हो कुंभ, इस पर चर्चा यहां पर की जा रही है। कुंभ 2021 को लेकर के ये बैठक हो रही है।
हरिद्वार का महाकुंभ साल 2021 का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। ऐसे में संतों से लेकर संस्कृति का और हिंदुत्व से लेकर अखंड भारत का संदेश दुनिया में जाए, इसी थीम पर हरिद्वार को सजाया जा रहा है। ये तैयारी 2021 के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की है। धर्म, संस्कृति और परंपरा के मेले की है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के इस महाकुंभ का संदेश पूरी दुनिया में जाए, इसीलिए हर तरफ ज्यादातर भगवा रंग नजर आ रहा है और पुल, घाटों और फ्लाईओवर्स पर फोटो बनाई जा रही है। श्लोक और संदेश लिखे जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर भारत की सनातन परंपरा नजर आएगी। थीम हमने कुंभ पे लिया, महाकुंभ पे लिया है। और ये जो स्पेशली जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हमने पंचपुरी बनाई है, क्योंकि हरिद्वार पंचपुरी के नाम से जाना जाता है। तो वही 5 वो दिए, तीर्थ पंसा देवी, चंडी देवी, गंगा जी और ये आपका हो गया माया देवी। तो इस तरह से पंचपुरी पूरी बनाई है यहाँ पे। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, साधु संतों की नगरी है और कुंभ में सबसे खास होगी 13 अखाड़ों की रौनक। इसीलिए हर अखाड़े में रंग रोगन का काम चल रहा है, ताकि धर्म नगरी हरिद्वार में हिंदुत्व से लेकर अखंड भारत नजर आए। ये जो कुंभ पर्व है, ये जहाँ एक और हिंदुत्व का संदेश देता है, ये वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म समभाव का भी संदेश देता है। इसमें जो सम्मेलन होते हैं और उसमें सभी धर्मावलंबी आते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है, लेकिन इसी खतरे के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, ताकि धर्म नगरी से भारत की अखंडता और परम वैभव का संदेश पूरी दुनिया में जाए। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को नए साल के आगमन पर शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। सीएम ने कहा कि नया साल आशा और ऊर्जा का संचार करेगा। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना के संघर्ष में लगी रही, लेकिन पीएम मोदी के सही फैसलों से देश में स्थिति संभली। वहीं सीएम ने हरिद्वार कुंभ को लेकर कहा है कि नए साल में संतों के आशीर्वाद से भव्य और दिव्य कुंभ होगा। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार से मेरी प्रार्थना है कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताएं लेकर आए। सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रारंभ से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। अब तक के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में हमने राज्य के चहुमुखी विकास, पारदर्शी शासन पर फोकस किया। इस दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तथा किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया। इस वर्ष हमने गैरसैंण को गृह राजधानी बनाने और डोबरा चांटी पुल के निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के साथ ही हमारे प्रदेश ने भी न सिर्फ विकास की सीढ़ियां चढ़ी, समाज के हर वर्ग के हितों की भी रक्षा की है। हमारी सरकार ने बातें कम, काम ज्यादा की तर्ज पर इस वर्ष तेजी से विकास कार्य किया। साथ ही यह प्रयास किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों के पात्र लोगों को मिले। इस साल कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का भी प्रकोप रहा, जिसका आप सभी के सहयोग से हमने योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया। देवभूमि उत्तराखंड की देश और दुनिया में अलग छवि है। सदियों से यहाँ शांति और सद्भाव के माहौल रहा है और आप सभी के सहयोग से हम इसे सदैव कायम रखेंगे। इस वर्ष में हमारे सामने कुंभ का सफल आयोजन, कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण जैसी चुनौतियां हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इन चुनौतियों को भी सफलता से पार कर लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी। हल्द्वानी में अपने आवास पर
कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भगत दा ने कहा कि 2021 में देश के कोरोना मुक्त होने की कामना की गई है, साथ ही प्रदेशवासियों के स्वस्थ होने की भी कामना की। मैं अपने देश और प्रदेशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं ये नया वर्ष उनके लिए जीवन में खुशी लाएगा, उनकी तरक्की करेगा और धन धान्य से वो भरपूर होंगे, स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। नए साल का आगाज होने के साथ ही मां पूर्णागिरी पर भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली। ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु कार बाइक से मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पूर्णागिरी दर्शन को जा रहे भक्तों का कहना है कि उनकी मां पूर्णा में गहरी आस्था है। हर साल मां के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करते हैं। 35 साल से आते हैं। मां पूर्णागिरी की यहाँ हमारी बड़ी श्रद्धा रहती है। जो भी मैंने मां से आज तो मांगा है मुझे मिला है, इसीलिए हमने ये वादा किया है कि जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे मां के दर्शन के लिए हम आते रहेंगे। अच्छा लगता है यहाँ पे आके हर साल उत्तराखंड की पहाड़ियों में, और आगे अच्छा लगेगा, दर्शन करेंगे, उसके बाद के घर पे जाएंगे। अभी सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद नववर्ष की शुरुआत करते हैं। नंदा देवी, चितई गोलजीव मंदिर, जागेश्वर धाम सहित जिले भर के मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। लोग नए वर्ष में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मां नंदा देवी में भक्तों की भीड़ लग रही। सुबह से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और नए साल की बधाई। नए साल की शुरुआत में हम सब यहाँ नंदा सुनंदा की पूजा करने आते हैं। यहाँ सबको सुख समृद्धि मिलती है। नए साल के मौके पर कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धवली मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नववर्ष के मौके पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ अपने नए साल को बेहतर बनाने की कामना की। और बहुत बढ़िया हम लोगों को दर्शन यहाँ प्राप्त हुए हैं। कि साल का पहला दिन इतना अच्छे से शुरुआत हुई कि सिद्धवली जी के दर्शन हुए। नए साल की शुरुआत हमने सिद्धवली धाम के दर्शन करी। इसके बाद हम लोग नया साल मनाने के लिए औली की तरफ जा रहे हैं। साल 2021 के सूरज की ये किरणें नई उम्मीदों को लेकर आई हैं। गुजरे साल यादों को खत्म कर जैसे ही नए साल में प्रवेश किया तो रोजगार और नई उम्मीदों की आस भी बनने लगी है। नैनीताल में पर्यटकों ने नए साल को मंदिर से शुरू किया तो कुछ ने इस साल का स्वागत में बोटिंग की सैर कर हसीन वादियों का लुत्फ उठाया। कुछ लोग तो इस नए साल को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। वहीं कारोबारी भी 2021 में उम्मीद लगाए हैं। की शुरुआत हमेशा ऐसी जगह से करनी चाहिए जहाँ से आपको कोई भी टेंशन ही ना हो और आगे की लाइफ आप विदाउट टेंशन आप स्टार्ट करें। मार्च से कोविड था, उसके बाद अभी टाइम मिला है बाहर डेस्टिनेशन घूमने का, हिल स्टेशन घूमने का। सो वी थॉट कि अमेजिंग है। नैनीताल एज यू नो हिल स्टेशन है और वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, तो आई विश कि अच्छा ही जाए न्यू ईयर। कोरोना काल में अपनी परेशानियां रही हैं, लेकिन इसी कोरोना काल में गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, खासकर तब जब यह काम पिछले 20 सालों में नहीं हो पाया था। कोरोना काल के चंद महीनों में सचिवालय से लेकर डिपार्टमेंट तक ई ऑफिस में कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान भी सचिवालय में लगातार बेहतरीन काम हुए हैं। जिन फाइलों को पहले महीनों एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में लग जाते थे, वो अब ई ऑफिस से जल्द हो रहे हैं। इसे कोरोना काल का इम्पैक्ट कहें या फिर समय की जरूरत, उत्तराखंड ने ई ऑफिस प्रणाली को तेजी के साथ एक्सेप्ट किया। कोरोना काल में सचिवालय के 154 में से 148 अनुभागों में ऑनलाइन कामकाज शुरू हो गया। वर्तमान में करीब 4000 फाइलें ई ऑफिस के जरिए संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 59 में से 54 डिपार्टमेंट ने भी ई ऑफिस के तहत काम करना शुरू कर दिया है। वन विभाग है तो वन विभाग भी में पे भी वहाँ पे इस समय 70-80% काम जो है वो भी ऑनलाइन वहाँ पर भी हो चुका है। तो वहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि अगला जनवरी माह में वहाँ पर भी 100% वो भी ऑनलाइन हो चुका होगा। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो जाएंगे तो फाइलों के निस्तारण में बड़ी आसानी आ जाएगी, जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सचिवालय प्रशासन और शहरी विकास जैसे वो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो ई ऑफिस के जरिए अभी तक सर्वाधिक फाइलों का निस्तारण कर चुके हैं। सरकार की मंशा है कि अब नए प्रकरणों में ई फाइलों को ही प्राथमिकता दी जाए। आज हमारी चाहे भारत सरकार की बैठ के, राज्य सरकार की बैठ के, यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो हमारे सारे विभाग ई डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए और हमने सारी
व्यवस्थाएं पूरी की है। ई कैबिनेट, पेपरलेस कैबिनेट, अब विधानसभा पेपरलेस होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। खासकर गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ई ऑफिस का महत्व और भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में आने वाले समय में सरकारी कामकाज एक हद तक पेपरलेस हो जाएगा। इससे फाइलों, कागजों का अनावश्यक खर्च तो बचेगा ही, फाइलों का मूवमेंट तेज होगा और अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो सकेगी। देहरादून से सुनील नप्रभा, न्यूज 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नए चीफ के रूप में 1986 बैच के IAFS अफसर राजीव भरतरी ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर भरतरी ने कहा कि एक संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था देना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। प्रयास रहेगा कि फॉरेस्ट के अधिकारी, कर्मचारियों और जनता के बीच एक बेहतर संवाद कायम किया जा सके। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फील्ड स्टाफ की भर्ती को भी अपनी प्राथमिकता बताया। बढ़ती जा रही हैं, लेकिन राज्य की स्थापना से लेकर पिछले 2 दशक में विभाग ने जो है अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो पहली चुनौती तो यही है कि जो हमारी सफलताएं हैं उनको हम बरकरार रखें और बल्कि उनमें और वृद्धि करें। एक तरफ जहां इन दिनों पहाड़ ठंड के चलते बर्फ से ढके होते थे, वहीं इस बार यहां जंगलों में आग देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह इतनी ठंड के बावजूद जोशीमठ के चाई और थैंग के जंगल आग के चलते धधक रहे हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों से जंगल में आग लगने के चलते वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ ही जंगली जानवरों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग की टीम द्वारा वनों में फैली आग को काबू करने की बात कही जा रही है। पिथौरागढ़ में पंचाचूली की तलहटी में आग लगी हुई है। माना जा रहा है कि शिकारियों ने दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार करने के लिए यह आग लगाई है। सर्दियों के सीजन में शिकारियों और तस्करों की नजर हिमालयी वन्य जीवों पर रहती है। पंचाचूली के साथ ही कुछ अन्य जंगलों में भी आग धधकी हुई है। इस साल अभी तक बारिश नहीं हो पाई है, जिसके चलते आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। रही है और वन पंचायत के सरपंचों को भी समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपने स्तर से भी अवेयरनेस प्रोग्राम करें। जहां पर आग लग रही है, हमारे आदमी पहुंच करके उसको बुझा रहे हैं। उत्तराखंड में इनामी वांटेड अपराधी धरपकड़ को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का एक्शन दिखाई देने लगा है। 198 इनामी अपराधियों में से 57 अपराधी पिछले दिनों से चलाए जा रहे अभियान में पकड़े गए हैं। डीजीपी ने बताया कि अभियान तेजी के साथ चल रहा है, जिसका नतीजा है कि इनामी बदमाशों की धरपकड़ हुई है। उन्होंने बताया कि 5000 से 10,000 तक के इनामी बदमाश पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। डीजीपी ने बताया कि 57 इनामी बदमाश, 203 वारंटी अपराधी, 391 वांटेड अपराधी पकड़े गए। कहा जाता है कि देश की राजनीति का ककेरा छात्र राजनीति पढ़ा देती है। यही वजह है कि 2022 के लिए कई ऐसे चेहरे चुनावी ताल ठोकते नजर आ सकते हैं जो छात्र राजनीति में पिछले कुछ सालों से लगातार सक्रिय रहे हैं। और किसी एक पार्टी नहीं बल्कि सभी मुख्य पार्टियों की नजर इन युवाओं पर है। कॉलेज पॉलिटिक्स में ABVP, NSUI और आर्यन ग्रुप में कभी अध्यक्ष, सदस्य या महामंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले युवा भी 2022 में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। अलग अलग पार्टी से जुड़कर ये युवा अपनी चुनावी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं। विधानसभा में मीटिंग से लेकर ब्लॉक स्तर पर मुद्दों को भुनाने की जोर आजमाइश जोरों पर है। पार्टी में दी जा रही जिम्मेदारी संभालने में भी एक्टिवनेस देखी जा सकती है। के छात्र संगठन में विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकले हैं, तो राजनीतिक रूप से हम लोग की सक्रियता तो रहती है और विभिन्न प्रकार का जो प्रशिक्षण है हम लोग प्राप्त करते ही हैं। और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने एक हमें इस प्रकार का राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिभा के साथ समाज के बीच सक्रिय रह सके, उसी के निमित्त लगातार कार्य करते हैं। और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और ये चरितार्थ भी होती रही है। अनेक अवसरों पर देखिए, मैंने 90 के दशक में जो हमने मूवमेंट देखा, बड़ा छात्र आंदोलन देखा, उसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा, उसके बाद उत्तराखंड का आंदोलन देखा, नौजवानों ने दिशा दशा बदलने का काम हिंदुस्तान में किया। छात्र राजनीति को करीब से देखने वाले भी मानते हैं कि इस पार्टी से यूथ का जुड़ना एक नई सोच का विस्तार लेना है। हर पार्टी यूथ को साथ लेकर काम करना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम अपने युवा नेतृत्व को विकसित करने की कार्यप्रणाली को भी लेकर के चलते हैं। तो युवाओं का जितना अधिक राजनीति में पदार्पण होगा, एक सोच वाले युवक, एक ध्येय वाले युवक जब आएंगे राजनीति में, तो राजनीति और अच्छी होती है। कॉलेज की सक्रियता और जनता के दिल में उतरना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के एजेंडे में जो फिट है वही नेता हिट भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चमोली में भी आज नए साल के मौके पर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जिले के पर्यटक स्थलों पर नए साल पर घूमने पहुंचे सैलानी भी नए साल का स्वागत करते नजर आए। यहां पर्यटक स्थल औली में, जहां पिछले 2 दिनों से भारी संख्या में श्रद्धालु नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं, वहीं पर्यटक स्थल चोपता ब्रह्मताल में भी सैलानी नए साल के पहले दिन का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। औली में सैलानी रोपवे और चेयर कार के जरिए जहां औली की खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे हैं, तो साल के पहले दिन को यादगार बना रहे हैं। कोरोना के चलते नए साल पर टिहरी झील घूमने आने वाले पर्यटकों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। पिछले साल की उपेक्षा इस बार नए साल पर टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, जिससे पर्यटन व्यवसाय भी काफी प्रभावित हुआ है और बोट व्यवसायियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूर दराज से आने वाले पर्यटकों का भी कहना है कि कोविड के चलते इस बार लोगों ने घूमने फिरने का प्लान कैंसिल किया है और टिहरी झील में उन्हें क्राउड नहीं मिला है, जो हर बार नए साल पर मिलता है, और कम ही लोग टिहरी झील घूमने पहुंच रहे हैं। हमारे सोसाइटी की ही बात करूं तो हमारे काफ़ी लोग आने वाले थे यहाँ पर, क्योंकि ये गाइडलाइंस की वजह से उनके मन में भी डर था कि हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो ऑलमोस्ट 50% हमारे ग्रुप में से लोग आए नहीं। पर ये हमारे जो संगी साथी आए हैं नोएडा से, हम सब ने मतलब घूमा टिहरी, काफ़ी एंजॉय किया। पर जो होता है कि भीड़ भाड़ होती है क्रिसमस न्यू ईयर के अराउंड अबाउट, वो उत्तराखंड का ऋषिकेश अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है और विदेश तक गंगा की रेत पर योग, आध्यात्म और शांति की तलाश में लोग चले आते हैं। ऋषिकेश में कलकल बहती गंगा और दूर तक फैले रेत के मैदान के दीवाने 7 समंदर पार भी हैं, जो गंगा किनारे इन बीचों की सुंदरता को देखने के लिए ऋषिकेश खींचे चले आते हैं और यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव और एक अलग ही तरह की ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं। लोगों का कहना है कि गंगा के तट के रेतीले बीच पर ध्यान और योग का अलग ही आनंद है। So feel is a kind of sadhana, but to me it's very inspirational. It has a very special energy, this place, because it's like a little village, Rishikesh, but it's an international city at the same time. So for me it's very inspirational. अंतर्राष्ट्रीय योग कैपिटल के रूप में ऋषिकेश विश्व के नक्शे पर गोवा और केरल को पीछे छोड़कर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। देसी विदेशी सैलानियों की मनपसंद जगह बन चुका है। नए साल के आगमन पर हम चाहते हैं कि जो भी 2020 में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सब लोगों को, पूरे देश को, जनता को, जनमानस को, वो सारी बुराइयां सब दूर हो जाएं। और बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर इस सुनहरे अवसर पर, और बड़ी शांति मिल रही है। बड़ा खूबसूरत दृश्य है और माता गंगा की गोद में ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी अंतर आत्मा का बोध कर लिया है। 2020 कोरोना काल से इतिहास के पन्नों में बंद हो रहा है और आने वाला साल 2021 रोजगार और पर्यटन के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा फ्री कर दिया है। यानी दूसरे नेटवर्क पर भी सभी कॉल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन आईयूसी चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर आईयूसी लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ा करके दिसंबर 2020 कर दी थी। इसकी वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू कर दिया था। कंपनी ने
और उसके बाद एयरटेल के शेयरों में भी गिरावट देखी गई।